अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हम जो है एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स को करवा रहा हूं। और इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स में हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। ये जो आपका डबल हेलिक्स मॉडल है जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इस डबल हेलिक्स मॉडल में बहुत सारे फीचर्स जो अभी तक डिस्कवर किए गए थे इंडिविजुअल साइंटिस्ट के थ्रू। एक्चुअल में आपको यहाँ एक ग्लिम्स ये देना चाह रहा हूँ मैं कि क्या बात थी कि वाटसन क्रिक को 1952 का नोबेल प्राइज दिया गया इस वाटसन क्रिक मॉडल के लिए, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। देखो, इस मॉडल ने क्या किया कि ये जस्ट ऐसा नहीं था कि उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता दी, यही बड़ी बात थी। एक्चुअल में अब तक की जितनी सारी बातें थी, जितने सारे फीचर्स थे, जैसे कि शुरुआत से ले लो, जैसे फ्रेडरिक माइकर ने बोला कि ये एक एसिडिक मटेरियल है, तो ये न्यूक्लिक एसिड है। क्यों? क्योंकि उसमें हम फास्फोरिक एसिड जब न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो 5 एंड पे देखते हैं कि एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है एंड पे रहता है, और इसी वजह से डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। फिर आए कौन? फिर इसके बाद आते हैं इरविन सरगैप्स। इरविन सरगैप्स ने क्या बोला था? इरविन सरगैप्स ने बोला था कि जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडीन होगा, और अलग अलग इनकी रेशियो जो है, इनकी जो रेशियो है वो किसी स्पीशीज के लिए फिक्स होती है। इसका मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ा बता दूं। ये कुछ चीज़ें थोड़ा इसमें से हटा रहा हूं, अब तो ये आप समझ गए हैं। जैसे देखिए इरविन सरगैप्स ने बताया था, इरविन सरगैप्स का जो वो था कि जितना फॉस्फेट की कंसंट्रेशन है उतना शुगर की है। इन्होंने ये चीज़ फाइंड कर ली थी, और ये भी बता दिया था कि शुगर 5 कार्बन का है और शुगर राइबोस है, डीऑक्सीराइबोस। ये सब केमिकल एनालिसिस से पता लग गया था। और बता दिया था कि जितनी प्यूरिन है उतना ही पायरिमिडीन है। और ये भी बता दिया था कि प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन है, और पायरिमिडीन में थायमीन और साइटोसिन है, और ये अलग अलग भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को इस तरीके से कह सकते हैं ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसी बात को, जैसे A+G = T+C हो गया ना। इन दोनों को मिला लो तो ये प्यूरिन है, इन दोनों को मिला लो ये पायरिमिडीन है। और अगर इसे इस तरीके से लिखा जाए A+G/T+C, तो ये एक कांस्टेंट होता है। 1 मतलब एक कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट हर स्पीशीज के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है। इसका जो रेशियो मिलती है ये हर स्पीशीज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसका मतलब होता है कि हर स्पीशीज में जो प्यूरिन और पायरिमिडीन जैसे कि होते तो ये इक्विवेलेंट हैं, मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडीन तो रखना होता है, लेकिन कितना प्यूरिन होगा कितना पायरिमिडीन होगा ये बात हर स्पीशीज में वेरी करती है। इस बात को कुछ ऐसे समझो कि जैसे इस रूल में क्या है कि जब एडेनिन होगा तो सामने थायमीन रखना पड़ेगा 2 बॉन्ड बनाने के लिए, और जब ग्वानिन होगा तो साइटोसिन रखना पड़ेगा। लेकिन कोई डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है कि जिसमें देखो इस तरीके से हो कि जिसमें AG इस तरीके से G इस तरीके से, ये क्या हो रहे हैं, सारे प्यूरिन ही आ रहे हैं। ये सारे के सारे प्यूरिन के नंबर है ना जो कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो प्यूरिन का नंबर है ना एक स्ट्रैंड में, जो उनका टोटल प्रोपोर्शन है उनका रेशियो, जो टोटल प्रोपोर्शन है, टोटल प्यूरिन निकालो टोटल पायरिमिडीन निकाल लो, इसकी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू एक कांस्टेंट आती है। और ये बात हमें पहले ही बता दी थी इरविन सरगैप्स ने। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो वाटसन क्रिक ने ये सब बातें अपने मॉडल में एडजस्ट कर दी। कैसे?
देखो फॉस्फेट के बराबर शुगर होगा, तो इसने बोला जितना, देखो यहाँ फॉस्फेट उतना शुगर, जितना फॉस्फेट उतना शुगर, यानी दो साइड स्ट्रैंड में ये फॉस्फेट शुगर लगे होने की वजह से जितना फॉस्फेट होगा उतना शुगर होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लगाने की वजह से जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरिमिडीन होगा, और मोर स्पेसिफिकली जितना एडेनिन होगा उतना थायमीन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें निकल के आ गई जो पहले थी। इसके बाद जो रोजालिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल का एक्सरे इमेज लिया था, और उसमें उन्होंने पाया था कि थ्रू आउटलेंट मॉलिक्यूल का डायमीटर एक जैसा है। तीनों ने मॉलिक्यूल का डायमीटर एक जैसा रखा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। फिर उन्होंने ये भी पाया था कि मॉलिक्यूल लीनियर न होके मॉलिक्यूल स्पाइरल दिख रहा है। ठीक है, ऐसा पता लग रहा था, मॉलिक्यूल स्पाइरल था, वो तो पिक्चर में दिख रहा था। तो यहाँ इन्होंने मॉलिक्यूल को स्पाइरल भी बना दिया। मेरे कहने का मतलब है कि वाटसन क्रिक की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो ये है इस मॉडल में कि अब तक डीएनए में जितनी चीज़ें डिस्कवर्ड हुई थी वो सब इनका मॉडल एक्सप्लेन करता है। जैसे आप देखते हो ना, इस बात को कुछ ऐसे समझो जैसे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर को दो तरीके से लोग बनाते हैं। जैसे इस तरीके से 6 मेंबर्ड आप रिंग बनाते हो, 6 मेंबर्ड रिंग में आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिखाना, तो कुछ एक ऐसे सर्किल से दिखा देते हैं और कुछ एक जो है इसको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को अल्टरनेट बॉन्ड से दिखाते हैं। ठीक है, ये दो मॉडल पेश किए गए हैं। अब कुछ चीज़ें तो इस मॉडल से एक्सप्लेन होती है और कुछ चीज़ें इस मॉडल से एक्सप्लेन होती है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन को रिप्रेजेंट करने वाला मॉडल आज तक बहुत, ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी नहीं है, वो सब कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसमें कुछ कमी रह गई है। लेकिन वाटसन क्रिक का मॉडल में बेहतरीन बात क्या है कि इसके पहले जो जो लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, जो जो लोगों की थ्योरी थी, सब कुछ को इंटीग्रेट कर दिया। इनके मॉडल ने सब कुछ को एक जगह ला दिया। और सबसे बड़ी बात कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए में क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन। और ये बात ये कैसे बताता मॉडल, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कुछ और नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल ही है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर इस एक स्ट्रैंड को मैं ढक लूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप दूसरी स्ट्रैंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एडेनिन के सामने थायमीन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, और इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं। ये बात एक्चुअल में लागू होती है ना, इस बात का यूज सेल किस लिए करती है, रेप्लिकेशन के लिए। तो जब आप पढ़ रहे थे क्राइटेरिया फॉर द जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा मैं वहाँ ले आना चाहूँगा, एक चीज़ आपको दिखाऊं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का क्या फ़ायदा होता है। जैसे देखो, एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें एडेनिन है, सामने थायमीन है। ठीक है, हम एकदम सिंपल ले रहे हैं। ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है। ये मैं हमेशा इसी फॉर्म में लिखता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में देखो, ये मॉलिक्यूल है, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। अब जब इनका रेप्लिकेशन होना होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की मेल्टिंग हो जाती है और दो नए टेम्पलेट बनते हैं। टेम्पलेट बनने का मतलब है कि नए मॉलिक्यूल के लिए ये टेम्पलेट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अब इस मॉलिक्यूल पे देखो क्या है, इस मॉलिक्यूल पे ए था, जी था, टी था, सी था, यही था ना, AGTC। दूसरे मॉलिक्यूल पे देखो क्या था, इस मॉलिक्यूल पे टी था, सी था, ए था, जी था। दोनों मॉलिक्यूल अलग हो गए।
अब इस पे एक नया मॉलिक्यूल, इस पे सिंथेसिस होती है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसमें जब नए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है तो जैसे मैंने बोला कि ये एक टेम्पलेट का काम कर रहा है, ये एक टेम्पलेट का काम कर रहा है। तो अगला क्या चीज़ आएगा वो प्रिडिक्ट हो जा रहा है। ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा 3 बॉन्ड के साथ, टी के सामने ए आएगा 2 बॉन्ड के साथ, सी के सामने जी आएगा 3 बॉन्ड के साथ। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, इस पे जो नया बनेगा मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ए आएगा 2 बॉन्ड, जी आएगा 3 बॉन्ड, टी आएगा 2 बॉन्ड, सी आएगा 3 बॉन्ड। अगर इसे हम पेरेंट डीएनए माने, ये कोई सेल होती, ये इसका पेरेंट डीएनए होता और ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती, तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पेरेंट डीएनए ही किसका काम कर रहा है, टेम्पलेट का। और ये न्यू डीएनए, ये न्यू स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल से। यहाँ पे यूज किया है आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल से ही हमें पता लग पाया कि दूसरे नंबर सीक्वेंस क्या होगा। एक बात आप बताओ, ठीक है, एक बात आप बताओ कि अगर ये पेरेंट डीएनए है और इन दोनों को हम डॉटर डीएनए बोले, तो ये जो डीएनए है, ये एक डीएनए, ये दूसरा डीएनए, क्या ये दोनों डीएनए पेरेंट डीएनए जैसे नहीं है? जो पेरेंट डीएनए है वही सीक्वेंस देखो यहाँ है, वही सीक्वेंस देखो यहाँ है। तो जब आप बोलते हैं कि पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो इनके कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर से सेम होते हैं। इसी बात को आप क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब आपने जैसे पीछे पढ़ रखा है कि कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्योंकि डीएनए में जीन होता है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें जीन होता है। तो अगर यहाँ पे कोई जीन था तो वही जीन क्या यहाँ कॉपी नहीं हुआ है? आप देखो एक एक मॉलिक्यूल के लेवल पे क्या ये कॉपी नहीं हुआ है? तो जब जीन कॉपी है मतलब वैसा ही जीन आया है, तो इसका मतलब है कि कैरेक्टर भी वैसे ही बनेंगे। तो अगर ये पेरेंट्स एक अमीबा होता तो इससे जो डिवीज़न के बाद, सेल डिवीज़न के बाद 2 ऑफस्प्रिंग बनते, वो भी अमीबा होते और ये दोनों अपने पेरेंट्स से सेम हो रहे होते। तो जो क्राइटेरिया फॉर द जेनेटिक मटेरियल जो आपने पढ़ा था उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ा था? क्राइटेरिया फॉर द जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हो उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो, यानी वो अपने रेप्लिका बना पाए। क्योंकि हमें एक बात बहुत पहले से पता है, इवन मेंडल से पहले भी पता है कि लाइक बिगेट्स लाइक, मैंगो प्लांट में मैंगो होता है, कुत्ते के घर कुत्ता पैदा होता है, बंदर के घर बंदर पैदा होता है, आदमी के घर आदमी पैदा होता है। और ऐसा क्यों होता है? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की प्रॉपर्टी। ये तभी पॉसिबल है कि कैरेक्टर को कैरी करने वाले फैक्टर का भी ट्रांसमिशन अक्रॉस जनरेशन हो। और ऐसा मॉलिक्यूलर लेवल पे जब बायोलॉजी को लाते हो, देखो मेंडल के ज़माने में तो बायोलॉजी में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मॉर्फोलॉजी का नॉलेज था, माइक्रोस्कोप था नहीं। बाद में हमें सेल का पता लगा, तो बाद में हमें पता चला कि ह्यूमन बॉडी खुद सेल से बनी है। फिर हमें पता लगा कि सेल खुद बायोमॉलिक्यूल से बनी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी सर्च ये स्टार्ट हो गई कि जो बायोमॉलिक्यूल है उसको हमने कैटेगराइज किया तो 4 टाइप निकले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। अब ये सवाल हो गया था कि इनमें से जेनेटिक मटेरियल कोई होगा,
क्योंकि जो मेंडल ने जो हमें रूल बताए हैं कि पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में कैसे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, तो मेंडेलियन फैक्टर को कैरी करने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो उस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि पहले क्रोमोजोम को टारगेट किया गया, फिर क्रोमोजोम को जो फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि क्रोमोजोम तो खुद डीएनए से बने हैं। फिर डीएनए का जब स्ट्रक्चर आया तब डीएनए पे रिसर्च हुई, और सारी रिसर्च जो यहाँ करीब मान के चलो कि ये 19वीं सेंचुरी के लास्ट में शुरू हुई थी 1880 के अराउंड, और ये ख़त्म होती है 1950 के अराउंड। 60-70 सालों में हम ये जान गए कि डीएनए कैसे बना है। वही आपका डबल हेलिक्स मॉडल है, वही वाटसन क्रिक मॉडल है। अब इसमें ख़ास बात ये है कि इसके पहले जितने लोगों का वर्क था वो तो इसमें है ही है, और साथ में जो क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल आपको पढ़ाया जा रहा है, उस जेनेटिक मटेरियल का पहली क्राइटेरिया रेप्लिकेशन होना इसमें है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम से दिखाने की कोशिश की कि कैसे रेप्लिकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और रेप्लिकेशन के लिए जो मैकेनिज्म होनी चाहिए मॉलिक्यूल में इनबिल्ड है, उसको ही हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल बोलते हैं। इसके अलावा अभी जो और क्राइटेरिया बची थी कि ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए, तो देखो मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो इसकी 3D स्ट्रक्चर है, कि ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक के ऊपर एक जो है इस तरीके से जैसे किताबें रखी जाती है ना, एक के ऊपर एक, तो ये इसे एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो आपका सेकंड क्राइटेरिया था कि स्ट्रक्चरली और केमिकली बहुत स्टेबल होना चाहिए, तो डीएनए का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली और केमिकली बहुत स्टेबल है। कैसे इसकी स्टेबिलिटी आती है, इसमें मैं थोड़ा सा लौट के आऊँगा, फिर से आपको बताऊँगा। जो म्यूटेशन की प्रॉपर्टी है वो कैसे आएगी वो भी बताऊँगा, और लास्ट वन था मेंडेलियन कैरेक्टर को कैसे ये एक्सप्रेस करेगा वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो सब चीज़ें तब बताऊंगा जब उनका सही टाइम आएगा। अभी बस इतना जानो आप कि हमने वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल को कंप्लीट कर लिया है। अब दोनों जो वीडियो लेक्चर है बैक टू बैक उसको देखिए, एक के बाद दूसरे को देखिए, उन्हें आपस में जोड़ के देखिए, तब आपको बातें ज़्यादा आप बेहतर जान पाएंगे। ठीक है, तब जब बातें ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसमें एक बात और रह जाती है, वो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। देखो, जो अब केमिकल स्ट्रक्चर की बात आती है, ये तो डीएनए का डबल हेलिक्स समझ गए। केमिकल स्ट्रक्चर में जो स्टेबिलिटी की बात आती है, देखो वो कैसे थी, वो कुछ ऐसे है। डीएनए में जो शुगर है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो चाहिए। शुगर कौन सी है? पेंटोज। देखो पेंटोज शुगर जो है ये 2 कैटेगरी की होते हैं। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक है, अब ये देखो कि ये कार्बन नंबर 1 क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नॉर्मल में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ एक हाइड्रोजन बचता है, यहाँ पे एक OH ग्रुप, चलो OH ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचता है। अब देखो जो यहाँ शुगर है, इस शुगर को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी ये जो प्रॉपर्टी है ये इस कार्बन के रेफरेंस में बोली जाती है। बात ये है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन को हम हटा देते हैं जब इस शुगर को, डीएनए की शुगर की बात होती है। देखो यहाँ पे रिएक्शन वाले कौन कौन से ग्रुप हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 5 से तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, ये फास्फोरिक एसिड का ग्रुप जुड़ता है इस तरीके से।
समझे। तो इसका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ यूज अप हो गया, उसका यूज हो गया। बाकी ये हाइड्रोजन ने इसे सैचुरेट कर रखा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से रिएक्टिव नहीं है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने सैचुरेट कर रखा है, बाकी चारों वैलेंसी इसकी इंगेज है, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल आता है, यहाँ पे इसको रिएक्ट करना होता है 3 एंड पोजीशन पे, जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, जो अगले मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए, तो इसका भी इंगेज हो जाता है। एक लास्ट यही बच रहा था जहाँ यहाँ पे लोन पेयर होते, यहाँ पे अगर लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन होते तो ये लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे ये ससेप्टेबल हो जाता, कोई भी एक्टिव रिएजेंट यहाँ अटैक करता और इसे अनस्टेबल कर देता। आरएनए में ये स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है, लेकिन डीएनए में ये ऑक्सीजन नहीं होता है, इस वजह से मॉलिक्यूल जो है कम रिएक्टिव हो जाता है। जो कम रिएक्टिव होगा वो केमिकली ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी चीज़ आपको पायरिमिडीन में समझाई जाती है। पायरिमिडीन में जो स्ट्रक्चर है आपका, ये देखो पायरिमिडीन में जो स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन में आप क्या क्या पढ़ते हैं। पायरिमिडीन में आप बोलते हैं कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक थाइमीन है, एक साइटोसिन है। अगर आरएनए होता तो इसकी जगह यूरेसिल होता। अब जब स्ट्रक्चर आप लिखते हैं तो 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन लिखते हैं, ठीक है, पायरिमिडीन रिंग में। इसमें बाकी पोजीशन पे कार्बन है, कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। इसमें जो थाइमीन होता है, देखो यहाँ इस तरीके से ये मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से इंगेज होता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच ऐसे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से डबल बॉन्ड होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ससेप्टेबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, ठीक है। इस अटैक से बचाने के लिए यहाँ पे मेथिल ग्रुप जो है जब जुड़ जाता है तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं थाइमीन, और थाइमीन ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर ये मेथिल ग्रुप को हटा दो तो इसी मॉलिक्यूल को हम यूरेसिल बोलते हैं। तो जो यूरेसिल है ये एक्चुअल में अगर आप इसे बोलो 5 मेथिल यूरेसिल, 5 पोजीशन पे अगर मेथिल जोड़ दिया जाए यूरेसिल में तो इसी को हम बोलने लगते हैं थाइमीन, और थाइमीन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये केमिकल स्टेबिलिटी के लिए 2 मॉडिफिकेशन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये केमिकल